हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RAS 2023 के रिगार्डिंग, और यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसका ट्रेंड रहा है, क्या इसका एनालिसिस है और इस सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार किया जाए, क्या मैं इसके बारे में आपके लिए करने वाला हूँ यूट्यूब पर, तो वो सारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी, जो जैसे वो प्री एग्ज़ाम्स MCQ बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसमें कंटेंट सेम यूजफुल रहेगा, बिकॉज़ जो मैंने यहाँ पर जो नोट्स बनाए हैं या जो कंटेंट रहेगा वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। जो क्वेश्चंस RPSC बराबर पूछती है, RPSC का जो ट्रेंड रहा है या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो वो सेम सारा कंटेंट आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फोकस्ड ये रहेगी RAS 2023 के लिए, लेकिन फिर भी ये सारे कंटेंट आपके हर एग्ज़ाम में यूजफुल हो सकता है। तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर अगर आपको सही लगता है। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आपके जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी वहाँ पर 4-5 कमेंट सेट से आए थे जो मुझे लगा कि उनके आंसर करना ज़रूरी है। सबसे पहला कमेंट तो ये था कि आप रैंक 600 से 700 के बीच में बता रहे हैं, ये कौन सी रैंक होती है। इसका मतलब ये था उनका कि उनको विश्वास नहीं है कि ये सही है या गलत है। तो इसके बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी आइडेंटिटी अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। उसका कारण ये है कि बहुत सारा प्रेशर मेरे ऊपर बिल्ड हो जाता है, फिर मैं एक फ्रिक्वेंट लेवल से फ्रैंकली जो मैं काम कर सकता हूँ वो नहीं कर पाता फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं और फिर कहते हैं कि अरे अभी ये इस काम में लग गया, पहले RS की तैयारी कर रहे थे, RS में सिलेक्शन हो गया, अब ये यहाँ पर ये पढ़ाने लग गया। तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, ठीक है। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि यार अगर मैं झूठ बोल भी रहा हूँ तो अगर आपको कंटेंट सही लगता है तो आप रुको, और अगर कंटेंट सही नहीं लगता है तो आपको चला जाना चाहिए यहाँ से। सबसे पहली बात है कि आपको कंटेंट ठीक लग रहा है, आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहता है, तो मैं चाहे झूठ बोलूँ सच बोलूँ, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर मैं आपको सच भी बोल देता हूँ कि मेरे रैंक 1 है, और अगर आपका कंटेंट, मेरा कंटेंट उस लायक नहीं है, चाहे मेरे रैंक 1 रैंक 2 कुछ भी है, और मेरे उस कंटेंट वो लायक नहीं है कि आपको मैं कोई हेल्प कर पाऊँ, तो आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। आप कोई बुक से मदद लीजिए, किसी और चैनल पर चले जाइए और किसी टीचर से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, बिकॉज आपका टाइम प्रीसियस है। यहाँ पर रुकना है महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ऊपर कमेंट करना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप कमेंट भी कर रहे हैं तो अपना समय ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, मेरे चैनल पसंद नहीं आ रहा और फिर भी आप कमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर समय ख़राब कर रहे हैं। ये एक सिलेक्शन, एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है। इससे अच्छा है कि इस समय को आप कहीं और जगह लगाइए। दूसरी चीज़ थी कि सर आप 12 दिन में आपने कैसे प्री क्लियर कर लिया, तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। 3-4 मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम जब क्लियर किए हैं, तो मेरी जो साइंस है वो बहुत अच्छी है। पहली बात, जो विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, वो मेरे बहुत अच्छे हैं। मैथ्स रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी लेवल की है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग भी की हुई है। मैथ्स में मेरे 99 थे आउट ऑफ 100 10th में, तो शुरुआत से ही मेरी बहुत अच्छी मैथ्स है, नो डाउट। और इवन इंजीनियरिंग में भी मेरे 80 आउट ऑफ 80 रहे। एक मैथ्स का सब्जेक्ट था, वहाँ पे सिग्नल सिस्टम होता है शायद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो उसमें मेरे फुल में से फुल थे नंबर। तो मतलब ऐसे कहने का मतलब ये है कि मेरी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है। अभी मैं जिस पोस्ट पे हूँ, यहाँ SSC के थ्रू हूँ, तो यहाँ पे भी 50 रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, जिसमें 49 मेरे बिल्कुल करेक्ट थे। तो बिल्कुल मतलब इस तरह की रीजनिंग है मेरी। तो मैथ्स रीजनिंग में मेरे 20 में से 20 के क्वेश्चंस मेरे सही होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। 20 में से 19 तक तो मैं क्वेश्चन कर ही देता हूँ। साथ में मेरे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो रेगुलर मैं पढ़ता रहता हूँ, तो वो भी मेरे अच्छे तैयार हैं। तो RAS में 2018 में ऐसा नहीं कि मैंने 12 दिन में क्लियर कर लिया। 40-50 क्वेश्चन, 50 से 60 जो क्वेश्चन है वो मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, मैथ्स रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स को मिला के। तो फिर जब ये नोटिफिकेशन निकला तो मुझे लगा कि यार अब यहाँ पे भर्ती इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। देन मैंने यहाँ पर अपीयर हुआ, और चूंकि मुझे पता था कि 12 दिन में मेरे 50-60 क्वेश्चन तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कट ऑफ जाएगी 80 के आसपास, तो मुझे बस 20-30 क्वेश्चन यहाँ पर रेडी करने हैं। तो 20-30 क्वेश्चन के लिए मैंने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी प्लस इकोनॉमी पढ़ी, और ये दोनों से मिला के 25 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग आ गए थे, और मेरे यहाँ पर 100 के आसपास नंबर वहाँ पर थे। तो मेरे लिए कोई बर्डन नहीं थी। सिर्फ मैंने 3-4 दिन साइंस, मैथ्स रीजनिंग और करंट अफेयर्स को रिवाइज किया, बाकी 8-9 दिन मैंने सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट पढ़े थे। और अगर आप ये कर सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। तो 12 दिन कहें तो सिर्फ, हाँ 12 दिन इस वजह से क्योंकि मैंने एग्ज़ाम का सोचा, उसके बाद 12 दिन, अगले 12 दिन में एग्ज़ाम था तो मैंने कर लिया। अगर मैं कहूँ कि 12 दिन में एग्ज़ाम हो गया, मेरा क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरे 50-60 क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी पिछली जो तैयारी थी, जो पहले मैंने एग्ज़ाम्स के लिए की थी, वहाँ से वो मेरे सारे तैयार थे। इस वजह से मैं ऑलरेडी ही 50-60-70% यहाँ पर मैं नज़दीक था। तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो आप आराम से श्योर मान सकते हो सही है या गलत, ये कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। और मैं तो ये कहता हूँ कि टीचर में कमी निकालना छोड़िए और
कोशिश कीजिए कि अगर कोई सही चीज़ें आपको दे रहा है तो उसको लेने की कोशिश कीजिए। अब आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या कंटेंट आरएस 2023 में रहेगा। तो देखो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये मेंस का सिलेबस है और ये है प्री का सिलेबस। तो हमारी जो अप्रोच रहने वाली है वो अप्रोच ये रहने वाली है कि देखो हम सबसे पहले प्री और मेंस में जो कॉमन है ना उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन उसके बाद में जैसे प्री आ जाएगा उससे 1-2 महीने पहले जो प्री के जो टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। लास्ट में जब जैसे प्री हो जाएगा उसके बाद जब मेंस आएगा तब हम जो 2-3 टॉपिक इस हर एक सब्जेक्ट के या हर एक जो सब्जेक्ट है जो सिर्फ मेंस में आता है वो हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, वो प्री में भी है और मेंस में भी है, कमोबेश वही सेम टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेंस का प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, तो ये भी यहाँ प्री में दिया हुआ है, प्रमुख नदियाँ एवं झीलें। यहाँ पर एक क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु विशेषताएं और उनका वर्गीकरण, तो प्री में भी वही टॉपिक दिया हुआ है, जलवायु की विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख वनस्पति का प्रकार, तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति प्री में भी दिया हुआ है। प्री में एक मृदा के नाम से भी, सोइल्स के नाम से भी टॉपिक है जो मेंस में नहीं है, इसको हम प्री के लिए तैयार कर लेंगे। जैसे ही प्री आएगा उससे पहले हम इसके फैक्चुअल डेटा याद कर लेंगे, इसको मेंस के परस्पेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। रही बात मेंस में, तो मेंस में आपको राइटिंग करनी होती है, तो जैसे कोई उपयोग हो गया, कोई उसका संरक्षण कैसे करेंगे, चुनौतियों क्या हैं, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है सारी चीज़ें, तो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो जाता है, वहाँ पर लिखना होता है डिटेल्ड में हर एक टॉपिक को, जबकि प्री में सिर्फ एक फैक्चुअल डेटा है वो हम प्री के हिसाब से पढ़ेंगे। चीज़ें सेम ही हैं, बस उसका लिखने का और उसके एप्लीकेशंस वो अलग अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट है जैसे कृषि प्रमुख फसलें, उत्पादन एवं वितरण, तो यहाँ पर भी प्री में 5 फसलें मुख्यतः दे दी गई हैं, 6 फसलें यहाँ पर मुख्यतः दे दी गई हैं। तो सेम वही ये महत्वपूर्ण फसलें हैं राजस्थान के, तो वो भी यहाँ पर भी मेंस में भी वही सेम फसलें, हम ज़्यादा फोकस इस पर ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक और अधात्विक खनिज का प्रकार, वितरण और उनका औद्योगिक उपयोग, तो जैसे औद्योगिक उपयोग है मेंस के हिसाब से पूछा जाता है कि इनका उपयोग क्या रहेगा, जबकि प्री में ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर सेम यही टॉपिक दिया गया है, खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज। यहाँ पे धात्विक और अधात्विक खनिज ये प्री और मेंस का कॉमन टॉपिक है, तो ये भी हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये भी यहाँ पर प्री में सिलेबस में है, ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत, तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी विशेषताएं, प्रमुख जनजातियाँ, तो शायद यहाँ पर जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर दी नहीं है, तो अगर मैं बात करूँ तो प्रमुख जनजातियाँ, तो जनसांख्यिकी विशेषताएं, और ये यहाँ पर भी जनसंख्या के बारे में दिया गया है, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो जनजातियाँ हम बाद में कवर कर लेंगे जब जैसे ही मेंस पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है वन्य जीव एवं जैव विविधता, चुनौती एवं संरक्षण, तो यहाँ पर जो जैव विविधता है वो आपके और उसका संरक्षण ये प्री में दिया हुआ है, जबकि वन्य जीव के बारे में अपन मेंस में अलग से पढ़ेंगे। तो जैव विविधता वाला टॉपिक भी यहाँ पर कॉमन है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक टॉपिक यहाँ पर नया ऐड हुआ है 2021 सिलेबस में, यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पना, राजस्थान में संभावनाएं और प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे, तो ये दो टॉपिक हैं वो हम मेंस के पर्सपेक्टिव से बाद में कवर करेंगे। सेम यहाँ पर प्री में अगर देखा जाए तो प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें, पर्यटन स्थल और परिपथ, ये 3 टॉपिक प्री में अलग हैं, तो जैसे ही हम प्री का हम कवर करेंगे देन यहाँ पर इसको कवर कर लेंगे। तो एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है और थोड़ा सा ये देखना है कि यार ये जो 2-3 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं तो इनको सिर्फ हम मेंस पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। यहाँ पर जो दिए हैं इनको सिर्फ हम फैक्चुअल डेटा, ज़्यादा मेहनत यहाँ पर नहीं करनी है, यहाँ पे फैक्चुअल डेटा पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ये थोड़ा सा बाद में रहेगा। बाकी और सारे टॉपिक कॉमन है, वो आपके प्री और मेंस के लिए कॉमन है, तो वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। अब थोड़ा सा एनालिसिस हम देख लेते हैं पहले, आगे क्वेश्चन किस तरह के आए हैं उसके अलावा, कि देखो मैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि मेंस में 2021 में राजस्थान ज्योग्राफी से 32 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। 2018 में 31 नंबर का, 2016 में एक फर्स्ट पेपर जो हुआ था तो उसमें 24 नंबर का पूछा गया था, 16 में सेकंड नंबर का पेपर हुआ था, शायद वो किसी दृष्टि बाधित वगैरह के लिए था या आई डोंट नो, उसके लिए 21 नंबर के लिए पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं 21 से लेकर 32 तक की ये रेंज यहाँ पर पूछी गई थी क्वेश्चंस की। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मान लो आपका मेंस के लिए क्या टेक्निक काम करती है कि देखो एटलीस्ट आपका ये जो सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, वो आपका एवरेज लेवल तक तो होना ही चाहिए। अब आप सोचो, मान लो 32 नंबर आप छोड़ के आ गए, ये आपने सब्जेक्ट नहीं किया और ये छोड़ के आ गए पूरा, तो क्या होगा कि आप नहीं तो आपका कोई दूसरा भाई कर रहा होगा,
अब 32 नंबर में दूसरा अप्रोक्स 50% यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं। और फिर भी अगर GS2 की बात करें पेपर सेकंड की, तो राजस्थान ज्योग्राफी में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं लोगों को। इवन मेरे भी एक एक क्वेश्चन में 7 या 8 नंबर मुझे यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे। तो यहाँ पे मार्किंग में बहुत अच्छा नंबर यहाँ पर स्कोरिंग ये वाला पोर्शन रहता है। तो 32 में से आराम से अगर कोई सही तैयारी करता है तो 15 से 20 नंबर आराम से उसका स्कोर हो जाता है। अब मान लो आप छोड़ के आ गए और वो 1520 नंबर का जो है दूसरा बंदा लेके आ रहा है, तो 15 नंबर में तो आपकी 150 रैंक निकल जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो अगर प्रॉपर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो 15 नंबर बहुत होते हैं। 15 नंबर में तो शुरू की 150 रैंक 200 रैंक तक निकल जाती है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको दूसरी जगह स्कोर करना पड़ेगा या फिर वो संभव भी नहीं है। तो एवरेज मार्क्स कम से कम 10-12 नंबर की तो अपन को यहाँ पे तैयारी करके जानी है। ठीक है, तो 10, 12, 13 नंबर 15 नंबर तक हमको यहाँ पे कोशिश करके जानी है। 32 में से 20 नंबर जिसके आ रहे हैं बहुत एक्सीलेंट है, अच्छा है। फिर भी हमारी तैयारी 10 से 12 नंबर की होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेंस पर्सपेक्टिव से। स्कोरिंग सब्जेक्ट है पहली बात। दूसरी बात स्किप नहीं करना है। तीसरा है कि राजस्थान के बारे में आपको वहाँ पर इंटरव्यू में भी पूछेंगे। अब बात करते हैं प्रीलियम्स की। तो प्रीलियम्स में देखो 2021 में 15 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 17 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 15 क्वेश्चन आए थे। तो अगर देखा जाए तो 2021 में अगर एक क्वेश्चन 1.33 नंबर का रहता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.95, 22.61 और 19.95। तो आप 20 नंबर एवरेज ये प्रीलियम्स में पूछा जाता है। तो अब आप सोच लीजिए कि यार 80 नंबर कट ऑफ जाती है, तो 20 नंबर तो ये सब्जेक्ट आराम से ही आपका कवर कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान ज्योग्राफी है आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू में। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसको करना ही पड़ेगा आपको। अब प्री के तो अपन क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। मैं इसमें मेंस के हिसाब से बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान में जस्ता उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए RS 2021 में। तो जस्ता उत्पादक जो क्षेत्र उनका उल्लेख आपको बताना है, कहाँ कहाँ जस्ता उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान में, सिर्फ उनके नाम देने हैं। और अगर आपको इससे थोड़ा एड ऑन करना है तो वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगी हुई है जस्ता से रिलेटेड, तो वो आप बता सकते हो। तो राजस्थान के हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जैसे जस्ता उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो आपके यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिज से पूछा गया था। ये वाला पूछा गया है राजस्थान के हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ये देखो आपके यहाँ पे भूआकृतियाँ वगैरह से यहाँ पे पूछा गया है। तो नेक्स्ट अपन बात करें प्रमुख धात्विक खनिजों के वितरण की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो धात्विक खनिजों के बारे में आपको 5 नंबर में पूछा गया है 50 शब्द में। तो वो जो धात्विक खनिज हैं उनका वितरण कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे है, वो आपको बताना है संक्षेप में। सेम अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की विवरण दीजिए। ये आपको 10 नंबर में दिया गया है। और ये देख लीजिए कि देखो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ऊर्जा संसाधन से ये टॉपिक ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है भू धरोहर स्थल के अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए और राजस्थान में इसकी संभाव्यता पर प्रकाश डालिए। ये भी 10 नंबर का पूछा गया है। ये नया टॉपिक इन्होंने ऐड किया था। देखो यूं क्यों पूछा गया है, भू धरोहर स्थल संकल्पना और राजस्थान में संभावनाएं। डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप सोचोगे कि यार बहुत ईजी हैं, क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, बस चक्कर ये हो जाता है कि आपको ये सारा पढ़ना पड़ता है, इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, लिखना भी बहुत आसान होता है, बशर्ते आपके पास टू द पॉइंट कंटेंट हो और आपको याद हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन टॉपिक दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, बस सेम वही पूछा गया है। जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का विवरण दीजिए। अब कोई डीप क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट आपको एक टॉपिक दिया गया है और उसके विकास का विवरण आपको देना है कि क्या क्या राजस्थान में किस तरह से विकास हुआ है। तो जैसे ही आप कोई भी टॉपिक ये वाला टॉपिक पढ़ोगे तो सबसे शुरुआत यहीं पर होगी कि राजस्थान में विकास कैसे हुआ है। तो वो सिंपल सेम यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बेसिक से ही क्वेश्चन आ गया है। अगर 2018 की बात करें तो राजस्थान में सौर ऊर्जा हेतु कौन सी उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। तो ये देखो ऊर्जा से सेम क्वेश्चन यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास पूछा गया है और यहाँ पर पूछा गया है इसका ही सौर ऊर्जा के बारे में डायरेक्ट पूछ ले। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर सेम टॉपिक यहाँ पर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो उस समय पशुधन हुआ करता था, तो सोनाडी और मालवी पशुधन नस्लों के बारे में पूछा गया था, वो टॉपिक हटा दिया है। 8 संरक्षित क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है, उस समय वो टॉपिक था। अभी वन्य जीव के बारे में टॉपिक है, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण के बारे में है टॉपिक, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है। मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाओं और उससे प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए, ये भी क्वेश्चन आया है। तो ये आपकी कृषि से आया है। तो हर एक टॉपिक से आप देखोगे कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो। सेम सीमेंट उद्योग की अवस्थिति के कारकों वृद्धि की व्याख्या कीजिए। उस समय उद्योग टॉपिक हुआ करता था मेंस में, आजकल वो प्री में दे दिया, मेंस में नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो ये पहला वाला जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आया हुआ है।
राजस्थान की नदी प्रणालियों का वर्णन कीजिए, 10 अंक का आया है। जो नदियों से रिलेटेड जो टॉपिक है डायरेक्ट वो भी वहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है, कोई डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम अगर 2016 की बात करें तो 2016 में प्रमुख अधात्विक खनिजों से, जो भी मैंने आपको बताया, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इमारती पत्थरों के प्रकार और वितरण को संक्षेप में बताइए, जो आप जैसे धात्विक अधात्विक खनिज पढ़ोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन उससे आया है। लिग्नाइट कोयले के बारे में पूछा गया है, वितरणों और औद्योगिक उपयोग क्या हैं, तो देखो ये मेंस का टॉपिक है। सेम भील जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था, समाज का विवरण दीजिए, तो ये जनजाति से टॉपिक आया। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा बताने का उद्देश्य है हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेम ये है कि पश्चिमी भारत, राजस्थान भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र क्यों है, तो आपको पता है वर्षा ऋतु, अरावली समांतर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दोगे। डांग क्षेत्र की विशेषताएं, वही भौतिक प्रदेश से आया है। शेखावाटी क्षेत्र की भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान का चित्रण कीजिए, तो ये देखो सेम शेखावाटी वाला क्वेश्चन जो है 2018 में भी आया है, ये देखो। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये ट्रेंड सेम ही रहता है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रेंड सेम रहता है। सेम राजस्थान में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं, देखो 2012 में भी क्वेश्चन था और वहीं सेम क्वेश्चन 2018 में भी रिपीट हुआ है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2012 और 2018 में, सॉरी 2013 और 2018 में। राजस्थान को कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित कीजिए, किसी एक का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी कृषि जलवायु प्रदेश से, जो शायद आजकल तो टॉपिक नहीं है, और या फिर कृषि क्षेत्रों में सिर्फ 4-5 फसलें दे दी गई हैं। अरे 2022 की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, बनास की 4 सहायक नदियाँ, जनसंख्या से, जिप्सम से, जनसंख्या वृद्धि, अरावली पर्वत के स्थलाकृति स्वरूप, वही सेम पैटर्न है। उन्हीं टॉपिक से आगे भी क्वेश्चन आए हैं। सेम 2010 की बात करें तो थार रेगिस्तान की वनस्पति कौन सी है, मावट हो गया, जनसंख्या हो गया, अरावली क्षेत्र हो गया, प्राकृतिक प्रदेश हो गया, पश्चिमी राजस्थान के बीजीय मसालों का वर्णन दीजिए। तो सेम टॉपिक्स हैं, जो मेन जो 4-5 टॉपिक्स हैं वहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम मृदा क्षेत्रों का वर्गीकरण, ये आजकल ये टॉपिक नहीं है। वनोन्मूलन के दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए, तो 2018 में यहाँ से टॉपिक आया था। तो आप वो इन्हीं नोट्स के इर्द गिर्द रहेगा, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना उसके आसपास रहेगा कि यार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको किस तरह से कवर करना है। तो मेरे अगर आप मेरी क्लासेज लेना चाहते हो यूट्यूब पर, तो यहाँ पर आप इस वजह से बताइए कि आपके कंसेप्ट क्लियर मैं करने वाला हूँ, क्योंकि देखो ना तो मेरे पास इतना समय है ना आपके पास इतना समय है। यहाँ पर जो मेरे नोट्स रहेंगे वो वही नोट्स रहेंगे जिनसे मैंने RS मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू कॉल हुआ है, मेरी रैंक आई है 600 के आसपास, जो मेरी रैंक आई है वो इन्हीं नोट्स से आई है। और ये जो सारा कंटेंट है ये अच्छी किताबें, जैसे आप अगर मैं किताब की बात करूँ तो हरिमोहन सक्सेना बहुत अच्छी बुक है, प्लस लक्ष्य आप पढ़ सकते हो, पनोरमा भी पढ़ सकते हो, या राजस्थान बोर्ड की पुस्तक पढ़ सकते हो। मैंने तीनों का ही कंटेंट एक जगह समाहित कर दिया, जो मुझे जहाँ पर बेस्ट कंटेंट लगा वहाँ पर मैंने इस कंटेंट को समाहित कर लिया। मैंने कोई नोट्स किसी कोचिंग के नहीं पढ़े हैं सबसे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सेम चीज़ें मैं अगर मैं बात करूँ कि प्री की अगर अपन बात करें तो एक सेकेंड, प्री की अगर बात करें, देखो ये प्री के क्वेश्चंस हैं, मैं भी बना रहा हूँ, मैं बाद में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जैसे प्री में क्या तरह के क्वेश्चन आए, जैसे उपोष्ण पर्वतीय वन कौन से ज़िले में है, सौर ऊर्जा नीति कब घोषित हुई, देखो बेसिक फैक्चुअल डेटा आया है। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, सुमेलित कीजिए पर्यटक स्थल और उनकी स्थिति कहाँ पर है। ये पर्यटक स्थल के बारे में पूछा गया है, जो अभी क्वेश्चन आपके जो टॉपिक दिया गया था। दूसरा ये पूछा गया है कि जैसे कौन सी नदी के बारे में, नदी से क्वेश्चन आया है। कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है वो पूछा गया है। थार मरुस्थल के बारे में पूछा गया है। जनगणना के बारे में पूछा गया है, 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आया है 2021 में। जिला और प्रमुख उद्योग के बारे में पूछा गया है कि कौन से जिले से कौन सा उद्योग संबंधित है। अगला आया है कि ये देखो खनिजों से क्वेश्चन आया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से रिलेटेड पूछा गया है। मरु त्रिकोण के बारे में पूछा गया है। परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना से एक क्वेश्चन आया है। राज्य पुष्प पे क्वेश्चन आया। तो आप ये देखोगे कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे सारा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। यार 2021 का मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेम अगर हम 2018 की बात करें तो वही जिले और पर्वत पूछे गए हैं। नेक्स्ट, विंध्यन पर्वत श्रेणियों के विस्तार वाली पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, पहाड़ियों से क्वेश्चन आया है। मुख्य सिंचाई परियोजना से वही देखो 2021 में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन और 2018 में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। सेम आप देखोगे कि आंधियों का कारण क्या है, कौन से क्वेश्चन सत्य हैं। तो जैसे आप वहाँ पर ये क्वेश्चन मिले थे, राजस्थान खनिज नीति, ये 2016 में भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं। खनिजों से क्वेश्चन आया है, जो अभी वहाँ पे मैंने बताया 2021 में। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन आया है। जनगणना से क्वेश्चन 2021 में भी आया, 2018 में भी आया है। खनिज आधारित उद्योग से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। सेम जनगणना का क्वेश्चन आया है। जिला और शुभंकर के बारे में पूछा गया था।
पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर ऐड किए गए थे, तो पर्यटन क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तेलीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, देखो क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है। झीलों के बारे में, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, किस ताप विद्युत परियोजना, ये ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन आया है। सिंचाई परियोजना से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन टॉपिक वही रिपीट हो रहे हैं, और हमारा जो यहाँ पर पढ़ाने का या मेरे जो क्लासेज रहेंगी, मेरे नोट्स रहेंगे, वो सब इसी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। तो आपको अगर मैं कहूँ कि ये सारा कंटेंट आपको प्रॉपर रहेगा, पूरा रहेगा, तो मैं कहूँगा नहीं, ये कंटेंट अभी पूरा नहीं है। धीरे धीरे जैसे हम प्री की क्लासेस करेंगे, मेंस की करेंगे, तो यहाँ पर अपडेट करते जाएंगे, वैल्यू एडेड मटेरियल यहाँ पर जोड़ते जाएंगे, और ये पूरा कंटेंट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आप अभी अपन शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करने के बाद में धीरे धीरे कंटेंट अपडेट होगा। क्या आपका मेंस प्री निकल सकता है इनको पढ़ने के बाद में? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि मैंने भी किया है। क्या आपका मेंस निकल सकता है इन नोट्स को पढ़ने के बाद में? बिल्कुल आपका मेंस निकल सकता है, आप रैंक लेके आ सकते हो। अब रही बात, देखो सबका समझने का और पढ़ने का अलग अलग है। चाहे आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, अगर रैंक 1 आ रहा है ना, तो वहाँ पर ऐसा भी बंदा होगा जिसका प्री नहीं निकलेगा, तो वो तो डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात है कि आपको ये जो कंटेंट है, ये आपको नोट्स वगैरह जो हैं, ये आप खुद बना लीजिए। प्लस इसमें देखो वैल्यू एडेड तो आपको करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन तो आपको करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग। मैप भी आपको बनाना पड़ेगा, वो आपको बनाना आना चाहिए। साथ में आपको कंटेंट को टॉपिक वाइज, सब हेडिंग वाइज वो आपको लिखना पड़ेगा। वो सारा काम आपका करने का है, बिकॉज आपकी कॉपी ही एग्जामिनर के पास जाएगी। प्री में आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, वो ज़रूर मैं आपको वीडियोज़ में बता दूंगा कि ये वाले क्वेश्चन, ये वाले इस तरह के आप याद कर सकते हो। ये वीडियोज़ में मैं आपको वो सारा फैक्चुअल डेटा कवर करवा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। बट करना तो आपको ही है। और चूंकि मेंस में सब्जेक्टिविटी रहती है, तो वो आप कैसा लिख पाते हो, आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये कंटेंट जो रहेगा वो आपका मेंस क्लियर करवा देगा। इतना काफ़ी कंटेंट है, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी मैंने ही काफ़ी मेहनत कर ली है कि मैंने 2-2, 3-3 बुक से ये कंटेंट एक साथ जगह लिया हुआ है। तो काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल मत पढ़ो। अभी धीरे धीरे रोज़ाना एक क्लास आप करते जाओ और अपने घर पे पढ़ते जाओ, है ना, उतना ही सफिशिएंट है, उसको ऐड ऑन करते जाओ। अगर आप कहीं पे और भी कोचिंग ले रहे हैं तो भी ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, साथ में आपको हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अब कल परसों से अपन क्लासेस शुरू कर देंगे, तो उसके बाद में आप सारी क्लासेस रेगुलर कीजिए अपने इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय